नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज से पहले हम लोग मैथ पेडागोजी के 9 सेशन को देख चुके हैं और जो भी लोग पहली बार चैनल को विजिट किए दोस्तों, इससे पहले जा करके 9 सेशन को आप देख सकते हैं कि आपका सामने एग्जाम एकदम बहुत नज़दीक में है। दोस्तों उस 9 सेशन में हम लोग अब तक मैथ पेडागोजी में पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को देखे हैं, लेकिन दोस्तों आज का जो सेशन होने वाला है वो मैथ पेडागोजी में अब तक जितने भी आप क्वेश्चंस देखे हैं उनसे अलग होने वाला है, क्योंकि आज का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना होकर के मैंने कुछ किताबों से जो एनसीईआरटी कलेक्शन है उस हिसाब से क्वेश्चन बनाया है, ताकि आपको अच्छी तरह से तैयार किया जाए, एग्जाम से पहले आपकी तैयारी को एक और ऊंचाई तक लेके जाया जाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक सोच के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, अमूर्त से मूर्त अवधारणा की ओर जाता है। बी कहता है आसान से कठिन विचारों तक पहुंचा जा सकता है। सी कहता है आगमनात्मक सोच लंबी और थकाऊ होती है। डी कहता है कि विशेष उदाहरणों से सामान्य उदाहरणों तक पहुंचा जा सकता है। अब देखिए कि इसमें आपका उत्तर क्या आ रहा है। पहले आप इस क्वेश्चन को बनाइए, ये सवाल आपको कहीं पर दिखा नहीं होगा आज तक। आप क्वेश्चन को पहले उत्तर करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि अमूर्त से मूर्त अवधारणा की ओर जाना इसका जो है खासियत नहीं है, क्योंकि आगमन विधि आप जान रहे हैं कि आगमन में दोस्तों क्या होता है, पहले उदाहरण लेते हैं फिर हम सूत्र की ओर जाते हैं। तो उसी को थोड़ा नए ढंग से लिखा हुआ है आगमनात्मक सोच, यानी आगमन विधि का सोच। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले उदाहरण लेते हैं, यानी पहले मूर्त चीजों को देखते हैं फिर हम सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि अमूर्त से मूर्त अवधारणा की ओर जाना यह आगमन का सही कथन नहीं है, क्योंकि यह निगमन में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को ऑप्शन नंबर सी में डाउट हुआ होगा। दोस्तों आगमनात्मक सोच जो है लंबी और थकाऊ इसलिए है क्योंकि इसमें आपको पहले एग्जाम्पल पे काम करना होता, तब आप इसके मेन अवधारणा पर, मुख्य कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मुख्य अवधारणा पर आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय का प्रयोग ज्यादा होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, प्राथमिक स्तर में अबेकस अर्थात गिनतारा का उपयोग क्या है? गिनतारा देखिए आप देख रहे होंगे, आपके सामने गिनतारा का चित्र आ रहा होगा, पीछे इसे अच्छे से देख लेंगे ताकि गिनतारा का चित्र हमेशा आपके दिमाग में छप जाए। ऑप्शन ए कहता है योग करने के लिए, बी कहता है घटाव करने के लिए, सी कहता है गुणा करने के लिए और डी कहता है उपयुक्त सभी। चलिए आप उत्तर लगाइए इसका पहले। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। इसलिए क्योंकि गिनतारा का प्रयोग हम लोग संख्या को गिनती करने में, जोड़ करने में, घटाने में और गुना करने में, इन सबों में इसका प्रयोग होता है। इसलिए इसका उत्तर दोस्तों होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है काफी लंबा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को एकदम शांति से पढ़ करके उत्तर देंगे, क्योंकि ये सब नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दोस्तों एक क्वेश्चन कहता है, कक्षा 3 के एक छात्र को 2 अंकों की संख्या को 1 अंकों की संख्या से गुना करने के लिए कहा गया। जैसे कि 37 गुने 4 बराबर क्या आएगा, ये उससे पूछा गया। तो उसने निम्नलिखित तरीके से गुना किया। उसने मतलब विद्यार्थी ने 30 गुने 4 बराबर 120 और 7 गुने 4 बराबर 28, और फिर दोनों को जोड़ दिया। 120 जो 28 बराबर कितना दोस्तों हो गया, 148। तो छात्र ने गुणन की निम्नलिखित रणनीतियों में से किसका उपयोग किया है? यानी कि नीचे आपको 4 ऑप्शन में 4 रणनीति दिया गया है, उस रणनीतियों में से सबसे सही कौन होगा जो विद्यार्थी ने अपनाया है? पहला कहता है गुणनखंड करके, बी कहता है कि बड़ा बनाकर, सी कहता है अंशों को अलग अलग करके और डी कहता है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। पहले आप उत्तर लगा लीजिए, फिर हम उसका उत्तर सुनाते हैं और क्यों इसका उत्तर होगा वो भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो लिखा हुआ है अंशों को अलग अलग करना। देखिए इसलिए क्योंकि 37 को अगर यदि वो गुणनखंड करना होता तो उसको 1 गुने 37 लिखता, क्योंकि 37 एक अभाज्य संख्या है, तभी वो गुणनखंड स्थिति में पहुंचता, और 4 को लिखता वो 2 गुने 2। तो ऐसा वो किया नहीं है, 4 को पहले 30 से गुना किया, फिर 4 को 7 से गुना किया, यानी कि 37 को 2 अंशों में, 2 भागों में, 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 30 जोड़ 7, और उसको गुना किया दोस्तों किससे, 4 से। आप देखिए बोर्ड पे कि किस तरह से किया गया है या प्रक्रिया दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 37 को क्या किया वो, जब उसको 4 से गुना करना था
तो वो जान रहा है कि 30 + 7 करेंगे और इसको अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये 4 30 में भी गुना होगा और ये 4 7 में भी गुना होगा, और 30 × 4 120 और 7 × 4 28 जोड़ करके 148 वो आंसर लगा देता है। तो यहाँ वो क्या कर रहा है कि अलग अलग अंशों में, अलग हिस्सों में बांट करके उत्तर देने का प्रयास कर रहा है। तो आपका इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज आप लोग थकेंगे नहीं और बिल्कुल भी आप जो है आज हताश नहीं होना है। अगर आपका उत्तर कुछ गलती भी हो रहा है दोस्तों, फिर भी आपको प्रयास करते रहना, पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि आज का क्वेश्चन आपके आने वाले सीटेट एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड कर सकता है। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही प्रीवियस से अलग हैं। वो जो संभावित क्वेश्चन है उस तरह क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो आप एकदम धैर्य से पूरे वीडियो को देखें और व्याख्या को बहुत अच्छे से सुनेंगे, और दोस्तों लास्ट में अपना आंसर भी सबमिट करेंगे कि आज के 20 क्वेश्चन में से आपका उत्तर कितना हो रहा है, कितना सही उत्तर आप दे पा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप इसको क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। कहता है जियो बोर्ड का उपयोग क्या सिखाने में किया जाता है। सबसे पहले तो आप जियो बोर्ड देख लें। जियो बोर्ड आपको देखिए आकृति में दिख रहा है, आप इसको अच्छे से समझ लें कि इसका क्या प्रयोग हो सकता नहीं हो सकता, फिर आप ऑप्शन लगाएं। ए कहता है रेखा और किरणों की मूल अवधारणा, बी कहता है आयतन की मूल अवधारणा, सी दोस्तों कहता है त्रिविमीय आकृतियों की मूल अवधारणा, डी कहता है समतल ज्यामिति की मूल अवधारणा जैसे परिधि, क्षेत्रफल आदि। आप अगर थोड़ा होशियार विद्यार्थी होंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। पहले आप इसका उत्तर लगाइए, फिर दिखाते हैं कि आपकी होशियारी यहां पर कैसे काम आने वाली थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसा क्यों होगा, आप अगर जियो बोर्ड को ध्यान से देखे हैं तो अब ना आप थोड़ा पीछे जाइए और फिर से देख लीजिए जियो बोर्ड को। जियो बोर्ड आप बढ़िया से देखे हैं दोस्तों, तो जियो बोर्ड में त्रिविमीय जो आकृति है, मतलब कि 3 विमाओं वाला, यानी आपका हो गया बेलन, शंकु, गोला, इन सबको बनाना पॉसिबल नहीं है। यहां आप गोला बनाने का प्रयास करेंगे, वृत्त बन जाएगा, ठीक है। शंकु बनाने का प्रयास करेंगे, त्रिभुज बन जाएगा। तो वैसे स्थिति में हम केवल परिधि, क्षेत्रफल को ही निकाल सकते दोस्तों, आयतन को नहीं निकाल सकते। और रेखाओं को अलग से नहीं अब जो है इसे पढ़ेंगे कि अलग रेखाएं मिल करके एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण करेगा। तो ना ही आपका ए होगा, ना ही बी और ना ही सी होगा, क्योंकि अगर बी नहीं हुआ आयतन तो फिर त्रिविमीय आकृति कैसे हो जाएगा। तो इसका दोस्तों उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप ये भी देखें कि हम ऑप्शन किस तरह से छांट दे रहे हैं, आप इस चीज को सीखने का प्रयास करें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और ये सवाल आपका वेन हीले से संबंधित है। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें फिर उत्तर लगाएं। ये कहता है कि एक छात्र वर्ग की पहचान करता है क्योंकि आकृति में 4 भुजा, 4 समकोण, सभी भुजा समान और कई अन्य गुण होते हैं, जैसा कि वह वर्गों के बारे में जानता है। वेन हीले के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर है। दोस्तों ये सवाल पहले भी किसी वीडियो में मैंने कराया था, लेकिन मुझे लगा कि ये सवाल अगर कोई नहीं पहले देख पाया होगा तो दोबारा क्वेश्चन डाल देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप सीख सकते हैं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए कहता है चाक्षुषीकरण स्तर, बी कहता है विश्लेषणात्मक स्तर, सी कहता है अनौपचारिक निगमन स्तर और डी कहता है दृढ़ता स्तर। आप पहले इसका उत्तर लगा लीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक स्तर। देखिए विश्लेषण करने की क्षमता का विकास इस स्तर में हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बता पा रहा है कि आकृति में 4 भुजा है, 4 समकोण है और सभी भुजा समान है। अगर इतने सारे गुणों का वो व्याख्यान कर रहा है, यानी कि वो विश्लेषण कर पा रहा है, तो बता पा रहा भाई कि इसका गुण क्या क्या है। तो विश्लेषण करना, मैंने अलग अलग पहलुओं के बारे में समझा पाना, ये आपका स्तर 1 की बात है, विश्लेषण के स्तर का गुण की बात है। ठीक है, इसका दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आप में से जो भी पहली बार देख रहे हैं वीडियो मेरा, तो आप जाकर के वेन हीले का वीडियो जाकर देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर के जो है मैथ पेडागोजी का देखिए, खोलिए प्लेलिस्ट, वहां आपको मिल जाएगा वेन हीले का सिद्धांत का वीडियो, आप उसको देखिए बढ़िया से। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है और ये एनसीएफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का पाठ्यक्रम महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखाता है। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो ए नंबर कहता है स्कूल में गणित पढ़ाने के संकीर्ण लक्ष्य हासिल करना, बी कहता है स्कूल में गणित पढ़ाने के उच्च लक्ष्यों की तलाश करना, सी कहता है गणित के एक से अधिक तरीके सीखना, डी कहता है गणित को अन्य विषयों से जोड़ना।
आपको हम महत्वाकांक्षी वाला सवाल बहुत पहले एक बार समझा चुके हैं और अच्छे से सिखा चुके हैं। आप महत्वाकांक्षा वर्ड को अच्छे से जानते होंगे। दोस्तों, महत्वाकांक्षी होना मतलब कि वर्तमान में जिस स्थिति में आप हैं इससे अधिक का चाहत रहे दोस्तों, उसी को बोलते हैं महत्वाकांक्षी होना। तो महत्वाकांक्षी अगर अधिक की चाहत है, इसका मतलब कि आगे बढ़ने का, ऊंचा सोचने का। तो दोस्तों, गणित में पढ़ने के उच्च लक्ष्यों की तलाश करना, यही महत्वाकांक्षी आपका उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और कहता है कि पियाजे सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अधिक तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो आप लोग जीन पियाजे को पढ़े होंगे और जो लोग भी नहीं पढ़े हैं तो जीन पियाजे का एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बना करके डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ए कहता है संवेदी पेशीय अवस्था, बी कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी कहता है पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी कहता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप बताइए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई बच्चा तार्किक रूप से सोच पा रहा है, इसका मतलब है कि उसके उदाहरण को देखते हुए, उसके चीजों को समझते हुए अच्छे से उसको व्याख्या भी कर पा रहा है, तो इसका मतलब कि वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसका उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ करके समझ करके उत्तर देंगे, क्योंकि ये गणित के बेसिक समझ से जुड़ा क्वेश्चन है। कहता है गणितीय संचार है डैश। ए कहता है केवल स्कूल में छात्रों की गणना कौशल को विकसित करना। दोस्तों, केवल लग गया, इसको काट दीजिए, ये ऑप्शन ही नहीं होगा आपका उत्तर। छात्रों को गणित के बारे में लिखने और बोलने के लिए संसाधनों का एक विकासशील संग्रह। सी कहता है स्कूल और सामाजिक जीवन में छात्रों के सामाजिक संपर्क कौशल को विकसित करना। डी कहता है एक शिक्षण प्रक्रिया जिसके द्वारा छात्र स्कूल और अपने घर में सामाजिक दूरी बनाए रखता है। तो देखिए दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि गणित हमेशा कहता है कि जो अवधारणा आप सीखते हैं उसे आप सामाजिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करें, अपने लोकल लाइफ में जोड़ के प्रयास करें। तो डी भी नहीं होगा, बचा आपका बी और सी। पहले आप उत्तर लगा दीजिए, बताते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को गणित के बारे में लिखने बोलने के लिए संसाधनों का एक विकासशील संग्रह। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा कि गणित जो है वो बच्चों के लिए बोलने लिखने सीखने का एक संसाधन है, जो कि एक प्रकार के संग्रहण का जो उपलब्धता करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं आप लोगों का गणित पे कितना अच्छा समझ डेवलप हुआ है। अगले क्वेश्चन को बना के देखिए आप। कहता है सही विकल्प चुने। ए कहता है गणित विज्ञान की एक शाखा है। फिर कहता है कि गणित संख्या और स्थान का विज्ञान है। सी कहता है गणित मापन मात्रा और परिमाण का विज्ञान है। तो आप बताइए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। आपका देखिए कूट दिया हुआ केवल 3, केवल 2, दोनों 2 और 3 और इनमें से सभी 1 2 3। पहले आप उत्तर लगा लीजिए। तो दोस्तों, इसमें उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हैं। देखिए, गणित विज्ञान की एक शाखा है, यानी गणित और विज्ञान दोनों जुड़ा हुआ चीज है और गणित एक विज्ञान की शाखा है। यहां तक कि कहीं कहीं लिखा होता है कि विज्ञान का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं गणित से होता है। फिर गणित संख्या और स्थान का विज्ञान है, ये आप जान ही रहे हैं, मापन मात्रा परिमाण इन सब का विज्ञान है। तो ये तीनों के तीनों गुण जो है गणित का जो है खास गुण में से आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन जुड़ा हुआ आपका मूल्यांकन से, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों हम लोग इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन करने का क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन कहता है। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन। मूल्यांकन के उद्देश्य है, एक नंबर कहता है यह जानने के लिए कि छात्र ने कितना गणित सीखा है। 2 कहता है यह पहचानना कि कौन से छात्र गणित में कमजोर है। डी कहता है प्रिंसिपल और माता पिता को रिपोर्ट करने के लिए उनकी प्रगति का रिकॉर्ड रखना। अब सामने देखिए आपका कूट दिया है केवल 2, दोनों 1 3, दोनों 2 और 3 और ये सभी यानी 1 2 3। आप पहले उत्तर लगा दीजिए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी 1 2 3 तीनों कथन बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप मूल्यांकन करते हैं यानी परीक्षा लेकर के मूल्यांकन, हम लोग कैसे करते हैं मूल्यांकन किसी स्टूडेंट का, परीक्षा लेकर के मौखिक रूप से लिखित रूप से परीक्षा लेने के बाद आप ये देखते हैं कि भाई वह छात्र गणित को कितना सीख पाया है या फिर कौन से छात्र कहाँ कितना कमजोर है, जैसे देखिए 2 में लिखा हुआ है। और 3 कहता है कि प्रिंसिपल और माता पिता का रिपोर्ट करने के लिए
देखिए, अगर यदि कोई बच्चा को प्रमोट करना है, अगले क्लास में भेजना है कि नहीं भेजना है, उसको पास करना कि नहीं करना है, तो प्रिंसिपल से इस पर सलाह मशवरा भी करना जरूरी है, ताकि वह बच्चा टाइम अच्छे से स्पेंड करे मैथ में और वह अच्छे से मैथ की अवधारणाओं को सीखे, अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे। तो इसमें आपका तीनों का कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका वैन हीले के थ्योरी से है, लेकिन अलग तरह का सवाल, जिसमें कि आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि भाई इसका उत्तर हम कैसे लगाएं। वैन हीले थ्योरी के किस स्तर पर एक छात्र निगमन करके ज्यामितीय आकार के नए गुणों की खोज कर सकता है? नंबर ए कहता है चाक्षुषीकरण, बी कहता है विश्लेषण, सी कहता औपचारिक निगमन और डी दोस्तों कहता है अमूर्तता स्तर या अनौपचारिक निगमन स्तर। आप पहले इसका उत्तर लगाएं और उत्तर लगाने के बाद मेरी व्याख्या को सुने कि इसका व्याख्या क्या होगा। देखिए, आप लोगों में से कई लोग इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मार दिए होंगे, जिसका दिया है विश्लेषणात्मक स्तर। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है इस वर्ड को। देखिए, इसका जबकि उत्तर दोस्तों होना चाहिए डी नंबर की अमूर्तता स्तर या अनौपचारिक निगमन। आप अगर वैन हीले का थ्योरी बढ़िया से पढ़े हुए हैं और नहीं पढ़े, जाके देखिए, आप मेरा वीडियो सब जाके देखिए, आपको वहां मिलेगा वैन थ्योरी और वहां उसको अच्छे से पढ़िए। वैन हीले कहता है कि अनौपचारिक निगमन स्थिति जो कि आपका स्तर 2 है, वहां पर बच्चा जाते जाते क्या होता है कि बच्चा किसी आकृति को किसी से तुलना करके वो नए आकृति की खोज कर लेता है। जैसे उसको अगर आप वृत्त पढ़ाएंगे तो उस वृत्त को गेंद से जोड़ करके, चूड़ी से जोड़ करके नए आकृतियों का निर्माण वो कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उत्तर करें। कहता है गणित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गणित छात्रों के शारीरिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। बी कहता है गणित छात्रों के तार्किक सोच को विकसित करने में मदद करता है। सी कहता है गणित छात्रों को परीक्षाओं में अंक लाने में मदद करता है और डी दोस्तों कहता है उपयुक्त सभी। आप पहले इसका उत्तर लगा लें। तो दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने इसका उत्तर उपयुक्त सभी लगा दिया होगा। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल गलत किए हैं, क्योंकि भाई इसमें अंक लाने को सिखाना मैथ का काम नहीं है। तार्किक सोच का विकास करना, अपने जीवन में आप मैथ का प्रयोग कर सके, आपके अंदर रचनावाद के गुण का विकास हो सके, ये गणित का मुख्य उद्देश्य है। उस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, गणित छात्रों के तार्किक सोच को विकसित करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होगा वो बताइए। अब ऑप्शन ए कहता है कि नौकरी उन्मुख, मतलब नौकरी को लेकर के टारगेट होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, सी सामग्री केंद्रित या डी उद्देश्य केंद्रित। लगाइए इसका उत्तर आप लोग। दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उद्देश्य केंद्रित। गणित शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि आपके अंदर गणितीकरण का विकास हो, तार्किक क्षमता का विकास हो, अनुशासन का विकास हो, आपके अंदर आत्मनिर्भरता हो, सत्य बोलने की क्षमता हो, क्रमबद्धता हो काम करने में, आपके अंदर स्वच्छता का विकास हो। ये सारे विकास कौन करता है? गणित करता है। तो यह उद्देश्य है गणित शिक्षण का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है विज्ञान और गणित की स्कूली शिक्षा के इस 10 वर्षों में अगला क्वेश्चन कहता है विज्ञान और गणित की स्कूली शिक्षा के 10 वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा में के एक भाग के रूप में सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। किसके अनुसार यह कहा गया? ऑप्शन दिया है हंटर कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन और NCERT। देखिए, आप लोगों को हमने पढ़ाया था गणित की प्रकृति में कि कोठारी आयोग ने यह कहा था कि कम से कम 10वीं क्लास तक, यानी कि 10 वर्षों तक बच्चों को गणित का अध्ययन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो इसका दोस्तों उत्तर होगा कोठारी कमीशन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्वाध्याय का महत्व क्या है? स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ना, खुद से अध्ययन करना। इसका क्या मतलब है? वह रटने की आदत को प्रोत्साहित करता है, यह अवकाश के समय के उचित उपयोग में मदद करता है, सी कहते हैं यह बच्चों में खोजी और समस्या को हल करने वाला अभिवृत्ति विकसित करता है। देखिए, आपके सामने कूट दिया हुआ है ऑप्शन में केवल 1,
बी में कहता दोनों 2 और 3, सी में 1 और 2 और डी में दोस्तों की बता सभी। तो आप पहले उत्तर लगाइए, फिर इसका हम बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए कि 2 और 3। देखिए अगर स्व अध्याय करते हैं दोस्तों तो वो रटने की आदत को नहीं बढ़ाता है, समझने की आदत को बढ़ाता है। रटने की आदत तो दोस्तों कम करता है। खुद से पढ़ेंगे, आप खोज के पढ़ेंगे, अनुसंधान करके पढ़ेंगे, उसमें आप रिसर्च करेंगे तो आपके अंदर में रटने की क्षमता और घटते जाएगी और आप टाइम का सही उपयोग करना सीखेंगे। साथ में आप क्या करेंगे, खोजने और समस्या के हल करने का जो आपकी कैपेसिटी है उसमें वृद्धि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कूट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और हमको उम्मीद है कि आप इसमें कंफ्यूज होंगे और इसका उत्तर आपसे गलती हो सकता है। आपके लिए एक चैलेंज है, आप इस क्वेश्चन को सही उत्तर लगा के दिखाइए तो समझेंगे कि आपके अंदर गणित के पेडागोजी का सही कौशल का विकास हुआ है। आपके लिए चैलेंज है, बनाइए क्वेश्चन को। कक्षा 4 का छात्र 7.3 के स्थान पर 3.7 लिखता है, छात्र की त्रुटियां क्या है? ए कहता पक्षपात के कारण त्रुटि, बी कहता अज्ञानता कारण त्रुटि, सी दोस्तों कहता भूल कारण त्रुटि और डी कहता सतत त्रुटियां। बताइए कि इसमें क्या आपका उत्तर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा भूल के कारण त्रुटियां। अब देखिए कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। पहला कहता पक्षपात के कारण त्रुटि, तो पक्षपात की बात यहां पर है ही नहीं कि कोई जो शिक्षक है वो किसी एक को ध्यान दे रहा है, उसको सिखा रहा है, ऐसी बात तो नहीं किया गया है, तो यह पक्षपात नहीं होगा। अज्ञानता के कारण त्रुटियां, देखिए क्लास 4 तक पहुंचगा दोस्तों तो पॉइंट यानी दशमलव संख्या का ज्ञान क्लास 2-3 में ही बच्चों को मिल जाता है, तो यहाँ अज्ञानता का कोई बात ही नहीं है। और डी कहता है सतत त्रुटियां, यानी यहाँ जो वर्ड दिया है सतत, इसका मतलब होता है क्रमिक रूप से, लगातार रूप से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया कि 7.3 को 3.7 वो हमेशा लिखता है। तो अगर ये होता कि हमेशा लिखता तो इसका उत्तर दोस्तों होता ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आपका इसमें उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और जो भी लोग हमसे क्लास किए हुए हैं पेडागोजी का, ये सवाल उसको बहुत जल्दी हिट कर जाएगा और इसमें जो वर्ड यूज किए बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे। कहता बुद्धिशीलता यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। ऑप्शन ए कहता है यह शिक्षण अधिगम की एक समस्या उन्मुख रणनीति है, बी यह बच्चे को अधिक विचार और अवलोकन प्रदान करता है, सी कहता है यह एक शिक्षक उन्मुख रणनीति है, और डी कहता है कि यह शिक्षक की एक लोकतांत्रिक तकनीक है। तो बताइए कि इसका उत्तर क्या दोस्तों होना चाहिए। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि आपके बुद्धिशीलता माने बुद्धि में विकास को गति देना, यह दोस्तों एक शिक्षक उन्मुख रणनीति है, माने शिक्षक के द्वारा पैदा किया गया एक पॉलिसी है, एक रणनीति है, जो कि शिक्षक कुछ ऐसे माहौल तय करता है कि आपके जो बुद्धि का विकास है बहुत अच्छे से हो और बहुत गतिशीलता के साथ हो। ठीक है, इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम फैक्ट अगर आपको याद है तो भी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये क्वेश्चन कहता है बहुत से गणित को करने से ज्यादा गणित को कैसे किया जाए यह जानना अधिक उपयोगी है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था या कहा गया है। ऑप्शन है हॉगवेन, डेविड व्हीलर, वायागोत्स्की या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर लगाइए आप लोग। दोस्तों यह कथन कहा गया था डेविड व्हीलर द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी डेविड व्हीलर। उन्होंने कहा था कि गणित में अधिक अभ्यास करने से अधिक आवश्यकता यह है कि आप उसको किस प्रकार से उपयोग करें, आप इस पर ध्यान दें। यानी हम लोगों को उसके कॉन्सेप्ट को समझने में अधिक ध्यान देना चाहिए, ना कि अधिक अभ्यास करने में। ठीक है, ये कौन कहा था, डेविड व्हीलर ने कहा था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से कौन सा ज्यामितीय में वेन हिले के अनुसार सोच का स्तर 0 है। मैंने सोच के स्तर के 0 का नाम पूछा गया है, क्या होगा, चाक्षुषीकरण। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, चाक्षुषीकरण। स्तर 1 को क्या बोलते हैं, विश्लेषण। 2 को क्या बोलते हैं, अनौपचारिक निगमन। 3 को क्या बोलते हैं, औपचारिक निगमन। और डी को क्या बोलते हैं, दृढ़ता। मैंने ऑप्शन नंबर जो आपका स्तर नंबर 4 क्या बोलते हैं, दृढ़ता। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को बनाइए।
और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम सवाल है। आप इस क्वेश्चन को एकदम गलती नहीं करेंगे क्योंकि अंत भला तो सब भला। इसके बाद आप अपने उत्तर को सबमिट करेंगे। दोस्तों सब कोई अपना कमेंट भेजें कि आपका उत्तर कितना आ रहा है, कितना आपका सही मार्क्स आ रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो एक बार लाइक जरूर मारें और वीडियो को शेयर जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक प्रभावी कक्षा में गणित के शिक्षक को किस पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए? नंबर 1 गणितीय सामग्री, गणित को वास्तविक जीवन से संबंधित करना, सी गृह कार्य और डी दोस्तों गणितीय प्रक्रिया। तो लगाइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होना चाहिए गणितीय गृह कार्य। यानी अगर आप गृह कार्य होमवर्क ज़्यादा से अधिक देंगे तो बच्चा क्या होगा ना कि गणित से वो दूर भागना चाहेगा, क्योंकि अधिक होमवर्क देने से बच्चा जो है उस विषय से बहुत दूर भागता है। आप होमवर्क उतना ही दें जितना कि वो अवधारणा जो पढ़ा हुआ है उसको दोबारा दोहरा ले और सीख जाए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए गणितीय प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर आप अधिक ध्यान दें कि प्रोसेस गलती ना हो, अवधारणा ठीक से सीखे। और गणितीय सामग्री का भी आप अच्छे प्रयोग करें, जैसे अबेकस हो गया, जियो बोर्ड हो गया, इन सब का प्रयोग आप अधिक करें ताकि बच्चे को दिखे कि आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, उसका मूर्त रूप वो देख सके। और गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ने का भी आप प्रयास अधिक से अधिक करें ताकि बच्चा देखे कि हमारा जीवन से ही गणित जुड़ा हुआ है, तो हमको गणित पढ़ने से फायदा है कि जीवन में हमारा ये काम आने वाला है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। आपका सीटेट बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप बढ़िया से प्रयास करते रहें।